यस, तो आज का चैप्टर है अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी। वन शॉट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर लगता है मुझे। क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे क्या लगता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वो है भी सही एक्चुअली देखा जाए। कभी कभी तो 5-5 6-6 क्वेश्चन आ जाते हैं। 30 में से 5-6 क्वेश्चन सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के। लो बोलो। पर एक बार क्या हो गया था, एक साल ऐसा हो गया एक भी क्वेश्चन नहीं आया, एक शिफ्ट में नहीं आया। एक जैसे कि 4 अटेम्प्ट थे एक बार, एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन ही नहीं आ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद जो क्वेश्चन आए रे बाप रे बाप, बाढ़ ही आ गई हो जैसे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से कुछ टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, ठीक है, तो उनको हम स्कीप करेंगे। जैसे कि कार्बन रजिस्टर को हटा दिया गया है, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर को भी हटा दिया, तो वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले करंट की बात करते हैं। करंट के बारे में सब जानते हैं हम लोग। बेसिकली दिस इज द रेट ऑफ द चार्ज फ्लो। सो रेट ऑफ द चार्ज फ्लो मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, क्यू बाई टी। क्यू बाई टी को बोलते हैं करंट। यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकंड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एम्पीयर, कूलम पर सेकंड। और अगर हमको एवरेज करंट चाहिए तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इंस्टेंट करंट चाहिए तो डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी हीट भी पूछ लेता है, तो कभी कभी हीट पूछ लेगा तो आपको ऐसे करना, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। हाँ, यहाँ पे अगर मान लो आपको कोई पूछे हीट निकालो, तो हीट का भी आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बता, तो ऐसे करना। और आई डी क्यू बाई डी टी से निकल जाए, आई डी क्यू बाई डी टी से निकल जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आई आ गया, यूनिट आ गया, कूलम पर सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। करंट को ऐसे भी लिखते हैं बेटा, n बाई टी इंटू ई। n बाई टी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रेट बोलते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर वो पता है तो ई से मल्टी, तो क्यू होता है एन और आई होता है छोटा ए। क्यू इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज एंड आई इक्वल टू स्मॉल एन। स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन चार्ज एंड कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी आप करंट निकाल सकते, बिकॉज फोटो करंट में निकालो। फोटो करंट आता है उसमें अपना क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो उसमें आता है फोटो। तो फोटो करंट को हम ऐसे लिखते हैं, एन पी इंटू डी। जब अपन ने ड्यूअल नेचर का वन शॉट लिया था तो उससे बोला एनपी इंटू ई, नंबर ऑफ फोटोज कमिंग पर यूनिट टाइम इंटू ई, बेसिकली ऐसे ले सकते हैं फोटो करंट, ठीक है। करंट कांस्टेंट है ये, तो आई को आप डी क्यू बाई डी टी, मतलब चार्ज कांस्टेंट है ये, तो आई को डी क्यू बाई डी टी ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। और अगर कांस्टेंट रेट से है तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया, क्यू दिया है, आई निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, डी क्यू बाई डी टी से हो, डिफरेंशिएशन करो सिर्फ और आंसर पाओ। उल्टा भी पूछता है कभी कभी, करंट देगा बोलेगा चार्ज निकालो, करंट देगा बोलेगा चार्ज निकालो, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या एरिया बेसिक। जैसे कि ये क्वेश्चन है, करंट टाइप का ग्राफ दिया है, बोल रहे चार्ज निकालो, तो क्या कर लिया, एरिया एरिया हटा दिया, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया एरिया से निकल जाए। तो एक बार डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का उल्टा, डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, एरिया। अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई चार्ज अगर v वेलोसिटी से चलता है किसी वायर l लेंथ के वायर में, तो फिर उसका करंट इस प्रकार से लिखा जा सकता है। करंट का फॉर्मूला क्या है, q बाई टी, और टाइम हो जाएगा l बाई v। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है l और स्पीड कितना है v, तो ये क्या बनेगा फिर अपना क्यू वी बाई एल बन जाएगा, राइट। उसके बाद दूसरे में सर्कुलर में घूमे, सर्कल में, तो सर्कल में चार्ज जब घूमता है तो
एवीओसी जब पढ़ाया गया था आपको वन शॉट में, तो वहां पे भी ये चीज बताई गई थी कि करंट के 4 फॉर्मूले आते हैं। कौन कौन से? QV अपॉन 2 पाई आर, Q ओमेगा अपॉन 2 पाई और Q बाई टी या QN। F है फ्रीक्वेंसी, T है टाइम पीरियड, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और V है वेलोसिटी। कर सकते हैं? यस। सर्कल में यूसीएम कर रहे हैं, क्या कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा दोनों फॉर्मूले को। ये आपको क्या बता रहे हैं सर? सर बता रहे हैं करंट के अलग अलग फॉर्मूले। करंट का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, करंट के कितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं। करंट का फॉर्मूला Q बाई टी, करंट का फॉर्मूला dQ बाई dt, करंट का फॉर्मूला डेल्टा Q बाई डेल्टा टी, करंट का फॉर्मूला AD, करंट का फॉर्मूला QV बाई L, करंट का फॉर्मूला ये चार। जरूरी नहीं है एक ही फॉर्मूला, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चले आगे। अभी देखो एक एग्जांपल मैंने लिया है आप, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और अल्फा पार्टिकल इधर जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट, ये ध्यान रखना आपको। तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो करंट किधर जा रहा है? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज वाले केस में क्या होता है, जिधर चार्ज जाता है उधर ही करंट जाता है। तो अगर चार्ज इधर जा रहा है तो करंट भी, तो दोनों करंट एड अप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन वाली करंट और अल्फा पार्टिकल वाली करंट क्या हो जाएगी? एड अप। और अगर उनका रेट दिया है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में गुजर रहा है, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम में गुजर रहे हैं, तो फिर बस डायरेक्ट एडी से कर लेंगे अपन। यानी कि उसका नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल ट्रांसफर्ड इनटू चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e और इलेक्ट्रॉन का चार्ज e। बस वैल्यू डाल दिया और आंसर। ठीक है। एवरेज करंट को इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। ये सेम अपन ने एसी में भी देखा रहेगा, है ना? एवरेज और आरएमएस। तो एवरेज इस प्रकार से निकाला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब बात करते हैं किसी भी कंडक्टर में करंट कैसे आता है। जो भी कंडक्टर होते हैं ना बेटा, वो इलेक्ट्रिकली और थर्मली जो है कंडक्शन करते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्पीड, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, तो फिर ये रैंडम मोशन करते हैं, जैसे कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन, जिसको हम जिगजैग मोशन या ब्राउनियन मोशन। इस मोशन की वजह से होता क्या है, रैंडम मोशन की वजह से क्या होता है, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? 0। यानी कि कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। जैसे कि अगर हम देखें कोई भी एक वायर लें और अगर उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कुछ बैटरी नहीं लगाया है, तो उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है और उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उनका एवरेज वेलोसिटी भी कितना है, इसलिए कोई करंट आता नहीं है। वो वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट कितना होता है, 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकंड ड्यू टू द, बट ये किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वापस वही आ जाता है जहां से स्टार्ट कर। तो अब ये तो कुछ मतलब आया नहीं, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर बैटरी लगाते हैं। बैटरी लगाने से क्या फायदा होगा, बैटरी लगाने से एक पीडी आ जाए। पीडी मतलब उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो एक पोटेंशियल बैटरी लगाया 20 वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया क्या, V बाई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बेचारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उन पर एक फोर्स लगेगा, Q इंटू E या E इंटू E, छोटा e इंटू कैपिटल E, और एक एक्सीलरेशन आ जाएगा E बाई m। ज्यादा नहीं आएगा ये, थोड़ा बहुत ही आएगा, बट इसकी वजह से क्या फायदा होगा कि थोड़े से एक्सेलरेट करना चालू कर देंगे हमारे कौन, चार्ज कैरियर्स, उसकी वजह से करंट आएगा। मोशन तो वैसे ही होगा, और ये मोशन ऐसे जिगजैग होने का रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन चला, सीधा चलना चाहता था, लेकिन उसको कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया, उससे क्या हो गया, उसकी टक्कर हो गई। टक्कर होने के बाद तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, तो उसकी टक्कर होती रहती है, कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो कभी कंटेनर की बॉल के साथ, सो मेनी collisions it goes through, ओके। उसकी वजह से बेचारे का जो है कुछ हो नहीं पाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, लेकिन इस केस में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरह, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भागने लगते हैं और करंट आता है बेसिकली। और ये करंट ज्यादा नहीं आता है बेसिकली, कितना आता है, मतलब ये वेलोसिटी बहुत कम रहता है, कितना रहता है, इसको ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज कैरियर्स या ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ड्रिफ्ट किसकी वजह से आता है,
पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो ड्रिफ्ट नहीं आएगा, और इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि कम होती है बट होती तो है, तो इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट का फॉर्मूला हमें रखना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि छोटा n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि पर मीटर क्यूब। तो हमारा जो करंट है, हम प्रूव नहीं करेंगे यहाँ पर, हम प्रूव करने नहीं आए चीजों को कि एक चीज प्रूव करके सब बताओ सर आपको, हम प्रूव नहीं करेंगे, हम अप्रूव करेंगे। दिस इज नॉट द टाइम टू प्रूव, दिस इज टाइम टू अप्रूव, बिकॉज दिस इज वन शॉट। तो वन शॉट में हम अप्रूव करते हैं कि करंट कितना आ जाता है, NEAVD। n क्या होता है, छोटा n, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम या फ्री चार्ज कैरियर डेंसिटी। E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब सर्कुलर वायर होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। और VD क्या है, VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत, यहाँ से VD क्या आ जाएगा, I बाई एरिया, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला I इक्वल टू NEAVD होता है सब। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े तो एक वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू 2ml अपॉन N स्क्वायर A टाउ I। ऐसा एक फॉर्मूला आया जिसमें टाउ क्या है सर, ये टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, L को बोलते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर, M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और I क्या है, करंट, V क्या है, वोल्टेज। तो V इक्वल टू IR ओम्स लॉ सुना होगा, सुना है ना। तो V प्रोपोर्शनल टू I तब होगा जब ये कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को क्या बोल दिया जाता है, रेजिस्टेंस बोल दिया जाता है। तो रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला V बाई I नहीं होता, रेजिस्टेंस का रियल फॉर्मूला होता है 2ml अपॉन N स्क्वायर टाउ टाइम। टाउ को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। एक होता है रिलैक्सेशन टाइम, एक होता है मीन फ्री पाथ, जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी आता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है, कोलिजन कर रहा है, तो दो कोलिजन के बीच का टाइम, और दो कोलिजन के बीच का टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम, और दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस कहलाता है मीन फ्री पाथ। ऐसा होता है सिस्टम, ठीक है। और ये जो है टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है कंडक्टर्स के लिए। तो कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, घट जाता है, ऐसा। तो V प्रोपोर्शनल टू I आ गया, और R का रेजिस्टेंस का रियल फार्मूला क्या आता है, 2ml अपॉन N स्क्वायर A टाउ। इसमें ये 2m अपॉन N स्क्वायर टाउ जो है मटेरियल पे डिपेंड और टेम्परेचर पे डिपेंड, ये पूरा R केवल तीन ही चीजों पे डिपेंड है। रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो केवल तीन चीजों पे डिपेंड। पहला, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर के मटेरियल पर। दूसरा, वो डिपेंड करता है उसके डायमेंशंस, लाइक लेंथ, एरिया, और तीसरा होता है टेम्परेचर। यही तीन चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड, ये ध्यान रखो। तो ये जो टर्म है 2m अपॉन N स्क्वायर टाउ, इसको रो बोलते हैं। रो क्या बोलते हैं, रो जो है वो सिर्फ दो ही चीजों पे डिपेंड। सर रो क्या होता है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो केवल दो ही चीजों पे, एक तो मटेरियल और एक टेम्परेचर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि वायर का लेंथ बढ़ा दो तो रो बढ़ेगा क्या, वायर का लेंथ बढ़ाने से रो नहीं बढ़ेगा, एरिया बढ़ाने से, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर मटेरियल को चेंज नहीं करोगे, रो चेंज। और रो का नाम क्या बोला गया, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक। तो ये 2ml अपॉन एन स्क्वायर 8 जो होता है कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ से V प्रोपोर्शनल I आ जाता है बेटा, है। तो V और I का ग्राफ कैसा आ जाता है, स्ट्रेट। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई I। तो अगर V इधर दिया है, I इधर दिया है, तो tan थीटा निकाल लेंगे, और अगर इधर I दिया है, इधर भी दिखा है, तो cot थीटा निकाल। स्लोप है ना बेसिकली, यानी कि अगर मान लो ये थीटा होता तो रेजिस्टेंस क्या आ गया होता, cot थीटा।
क्योंकि वो v बाई आई है, ठीक है। और अगर v y एक्सिस पर होता और i x एक्सिस पर होता तो रेजिस्टेंस 20 था। सिंपल है। ये मीन फ्री पाथ भी आपने निकाला हुआ, कोई जरूरी नहीं पूछा, ये मैंने बता दिया आपको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है एक्चुअली। बट रेजिस्टेंस होता क्या है, बैरियर एक्चुअली, क्या है ये, बैरियर इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इट रिड्यूसेस द energy of the charge carrier which converts in terms of heat inside the conductor. यस, एनर्जी का लॉस करवा के लेता है कौन, रजिस्टर। इसलिए रजिस्टर को एकदम सीधा नहीं बनाते सब, देखा कभी आपने, रजिस्टर को ऐसा बनाया जैसे कि फ्रिक्शन वाली सरफेस हो, फ्रिक्शन का ही काम है उसका एक्चुअली, देखा करंट के लिए फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, करंट को जा रहे नहीं देता है कौन, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले रो एल बाई ए, रो का फॉर्मूला आर ए बाई ए। बेटा रेजिस्टेंस का यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्टेज का भी यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, परमिटिविटी का, परमिएबिलिटी का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब अलग। तो रेजिस्टेंस आ जाएगा V बाई आई, V बाई आई का मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर को ही क्या कहा जाता है, ओम। क्या कहा जाता है, वोल्ट अपॉन एम्पियर को क्या कहा जाता है, ओम, ठीक है। डायमेंशन जरूर याद रखिए, निकाल के दिए। रेजिस्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर ए बाई एल। रेजिस्टिविटी का यूनिट आता है क्या, ओम इनटू मीटर, क्या आता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा करते हैं तो कंडक्टिविटी आता है, और रेजिस्टेंस का उल्टा करें तो कंडक्टेंस। reciprocal of resistance is conductance, reciprocal of resistivity is conductivity को सिग्मा से लिखते हैं, कंडक्टेंस को जी से। जी का यूनिट आ रहेगा ओम इनवर्स और सिग्मा का यूनिट आएगा ओम इनवर्स मीटर। ओम इनवर्स को महो भी लिखते हैं या सीमन लिखते हैं, तो देखो ओम इनवर्स को क्या लिख दिया, महो मीटर, सीमन मीटर इनवर्स, ऐसे लिखा जाता है। ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, बेसिकली V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए। बट यहाँ पे नॉन ओमिक डिवाइस भी होते हैं, एरे टाइप के, जैसे कि डायोड। डायोड क्या है, नॉन ओमिक डिवाइस है, क्योंकि उसका V और I का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, हमको भी पता है। फॉरवर्ड बायस में ऐसा आता है और रिवर्स बायस में कैसा आता है, रिवर्स बायस में ऐसा आता है। याद है कि भूल गए, याद है, तो ये ओम का नियम फॉलो नहीं करता, सेमीकंडक्टर है वैसे। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कैसे कर सकते हैं आप, सबसे पहले बाय चेंजिंग टाइम। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ बढ़ाओ, जितना लेंथ बढ़ाओगे उतना क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और एरिया के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहा, या पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख सकते, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रो एल बाई ए, रो एल अपॉन या फिर रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई 4, R proportional to L by A, तो R1 upon R2 क्या लिख दिया, L1 by L2 into R2 by R1 का स्क्वायर, L1 by L2 into D2 by D1 for a given conducting material सेम होगा तो ऐसे कर। अब इसमें दूसरा टाइप आता है खींचने, वायर को खींचा। एक तो होता है वायर का लंबाई बढ़ाया, एक हुआ खींचा। खींचने में दिक्कत क्या है, जब आप खींचेंगे तो लेंथ तो बढ़ जाएगा पर एरिया घट जाएगा। तो जैसे मैंने खींचा, दुगना कर दिया तो लेंथ डबल हो गया बट एरिया आधा, तो लेंथ तो डबल हो गया और एरिया आधा हो गया, तो 2 तो यहां से आ गया और 2 नीचे से आ गए 4। इसीलिए लेंथ को अगर n टाइम्स किया तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, या खींच करके एरिया को 1/4 किया तो लेंथ वो भी 4 टाइम हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो ऐसे होता है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इफ लेंथ इज वेयर n टाइम्स, रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले, ये ध्यान रखना हो, ठीक है। और रेजिस्टेंस अगर n स्क्वायर होता है तो ये एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर, और एरिया किससे प्रोपोर्शनल होगा, r पावर 2 क्या होता है तो r a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि रेडियस को अगर मान लो किसी ने आधा कर दी
यानी कि इतना खींचा कि रेडियस आधा हो, तो 1/2 पावर 4, 1/2 पावर 4 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। The first time में हमने बस डायमेंशन उसका केवल डायमेंशंस का रेशो लेकर के, कटिंग और वो उसके स्टाइल हाँ कटिंग और उसमें आ जाएगा। कटिंग वाले ज्यादा आता नहीं, खींचने वाले ज्यादा। इसमें एक चीज और आती है, मास वगैरह का, मास का भी बताते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, वायर का मास है, अब वायर के मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास का फॉर्मूला डेंसिटी टू, तो रेजिस्टेंस को बास्केट हाउस में भी निकालो। देखो डेंसिटी को मैंने यहाँ पे डी लिखा है, रो नहीं लिखा, क्योंकि रो से मैंने पहले से ही रेजिस्टिविटी को लिख रखा है, तो मैं उसको डी से ही लिखूंगा डेंसिटी। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, कि मेरा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से ए को क्या लिख दूं? अरे ए निकाला, क्या लिखा? इस को उठा के बाहर रहेगा, रो एल अपॉन एम बाई, तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। दिख रहा है क्या आपको? एम क्या है? किसका मास? वायर का मास। ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं है। यानी कि यहां से आर प्रोपोर्शनल आता है एल स्क्वायर बाई एम फॉर अ गिवन मटेरियल, बिकॉज ए गिवन मटेरियल का रेजिस्टिविटी और उसका डेंसिटी सेम होगा, तो केवल किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ये एल स्क्वायर बाई एम। और अगर एरिया के टर्म्स में चाहिए तो ऐसे एल को निकालो, एल क्या आ जाएगा? एम बाई डी। एल आ जाएगा एम बाई डी, वहां पे डाल दो एल के जगह एम बाई डी है, तो ए स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। और एक कहां रहेगा? मुझे नहीं पता वो क्या देगा। और एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आर पावर। क्या बता रहा है सर? आप सर सिर्फ रिलेशन बता रहे हैं आपको, कभी कभी मास देता है और बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों। 3 वायर है, उनका मास इस रेशो में है, उनका डायमीटर इस रेशो में है, तो उनका रेजिस्टेंस किस रेशो में होगा? तो बच्चों को समझ में आता, बास्केट हाउस से तो फॉर्मूला नहीं पता, तो बास्केट हाउस से फॉर्मूला नहीं पता है फिर भी कर सकते, रिलेशन पता हो तो भी हो जाएगा, और डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है। गिवन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय मास m बाय e स्क्वायर फॉर गिवन। कर लेंगे, याद रखना। हाँ, इसमें लिखा नहीं है, पीडीएफ में नहीं आएगा। कुछ चीजें क्या है, मैंने सारी पीडीएफ एक्चुअली जो मैं वीडियो डालता हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ड्राइव का लिंक डाला, वो ड्राइव के लिंक में जितने भी वन शॉट है जो हो चुके हैं और जो आने वाले हैं सबका डालती है। जो हो चुके हैं, कौन कौन से हो चुके हैं, मैंने 20 चैप्टर के ये बनाए हैं वन शॉट, 20 चैप्टर के वन शॉट, तो 20 चैप्टर के वन शॉट मैंने उस लिंक में डाल दी और एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे आज करंट का है, फिर कल किसका है, कल भी किसी का तो भी रहेगा, तो ऐसे में 20 चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए, टोटल 30 चैप्टर से उसमें से 20 चैप्टर का बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत चैप्टर बड़े बड़े हैं या कुछ चैप्टर ऐसे जिनकी जरूरत नहीं है, जो कि आपको आते रहे, जैसे कि यूनिट डायमेंशन वगैरह है उनके लिए मैंने, हाँ वो पुराना वाला है, अभी नए की बात कर, ठीक है। फिर आते हैं ना मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसका फॉर्मूला है? मोबिलिटी का, vd बाई e, vd बाई e, vd बाई e, vd बाई e। इसका यूनिट भी याद रखें, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकंड, और डायमेंशन भी याद रखें। ये बताता है बेसिकली कि आपका चार्ज पार्टिकल कितना तेज चले, मोबिलिटी, लाइक इट इज मोबाइल,
जैसे आप मोबाइल ले जाते हैं, मोबाइल का मतलब क्या होता है? मूविंग, मूविंग, मूविंग को बोलते हैं मोबाइल। तो आजकल मोबाइल गन्ने की दुकानें चल रही, मोबाइल गन्ने की दुकान है, मतलब वो गन्ने की दुकान चलती है। देखा आपने गन्ने की दुकान चलते नहीं देखा कभी? अरे आपके घर पे आता होगा कभी कभी, वो ऐसे घूमता है, देखा आपने? वो चलती हुई गन्ने की दुकान तो है, कभी आपके घर में, कभी दूसरे घर में, कभी तीसरे घर में। थोड़ा मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखिए, वीडी बाई, या फिर ये यहाँ पर क्या किया है, वीडी वगैरह का वैल्यू डाल करके सॉल्व किया है। वीडी इक्वल टू, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट अपॉन एरिया, यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया से जो करंट जा रही है उसको कैसे हम सिग्निफाई करते हैं? करंट डेंसिटी। तो आई बाई ए करते हैं अगर करंट ऐसे जा रही है, और अगर करंट थोड़ी सी थीटा एंगल पर है तो फिर आपको जो है जे को आई बाई ए नहीं लिख सकते। जे को आई बाई ए केवल तभी लिखा जा सकता है जब जे कांस्टेंट। अगर जे वेरिएबल है फिर जे को आई बाई ए नहीं लिख सकते, डी आई बाई डी ए लिखना पड़ेगा। तो आई क्या आ जाएगा? जे डॉट ए आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या आता है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका यूनिट आता है जे का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये भी पूछा गया है। इसका डायरेक्शन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आपको करंट चाहिए तो जे डॉट ए करना, जे वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी। करंट स्केलर होता है, जबकि जे करंट डेंसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेयर एज करंट इज, और एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। यस, थीटा 0 डिग्री पर ये मैक्सिमम है। सर थीटा किस किस के बीच का एंगल है? जे और ए, जे और ए के बीच का एंगल। ठीक है, अगर जे नॉन यूनिफॉर्म रहा तो ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ जेडी, इंटीग्रेशन ऑफ जेडी, इंटीग्रेशन जेडीए का एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कभी कभी क्या करता है, मैंने बोला कि एक वायर, सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, और उसका रेडियस कितना है? अब इसमें करंट जा रही है, तो आर दूरी पर इसका जो जे दिया है वो दिया है जी नॉट आर, और पूछ रहा है करंट निकालो। तो आप ये नहीं लगा सकते क्योंकि ये जे वेरिएबल है। अगर ये कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट लगा देते, यानी कि अगर जे सिर्फ जे नोड होता, आई हो जाता जे नोड इंटू, और एरिया क्या जाता पाई आर। बट ये ऐसा नहीं है, क्या है? जे नोड आर। तो इस केस में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इस केस में इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ जे डी ए, तो जे इंटू 2 पाई आर डी आर, डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, तो वही करूंगा, जे की जगह जे नोड आर इंटू 2 पाई आर डी आर, और फिर लिमिट लगा दूंगा 0 से कैपिटल आर, तो मुझे करंट मिल जाएगा। और फिर डायरेक्ट तरीका याद रख सकते हैं आप, बहुत ही आसान होता है ये, क्योंकि पूछा गया इसलिए बता, पूछा गया। मान लो होलो होता है अंदर से, और केवल ये R1 होता है या R2, लिमिट कहां से कहां तक जाती है? R1 से R2, ठीक है, याद रखना पावर। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ये वायर है, बट ये वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का नहीं है, यही अंतर। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? कम है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ज्यादा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए चेंज हो गया। अब होता क्या है, इससे पूछता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे करंट बताओ, तो इस पॉइंट पे जितनी भी करंट जाएगी उतनी करंट यहाँ से निकलेगी, तो I1 बराबर क्या होगा? I2, लेकिन जे अलग अलग होगा क्योंकि एरिया अलग अलग है। तो जे का फॉर्मूला क्या होता है? आई बाई ए, आई बाई ए, यानी कि जहां पर एरिया छोटा होगा वहां पर जे ज्यादा होगा। तो कौन सा एरिया छोटा है? यानी कि यहाँ पे J1 बड़ा है। J1 तो आपको पता है वैसे भी बड़ा चीज होता है यार, और J1 के बिना कुछ होता है क्या? एक बार J1 जेवर नहीं रहा किसी के लाइफ में तो चलेगा, बट J1 तो क्या है? होना चाहिए। J1 तो होना ही चाहिए भाई, J1 की वजह। तो I1 बराबर क्या हो जाता है? I2, बट J1 बड़ा होगा किससे? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक होता है हमारा ओम्स का लॉ। एक ओम्स का लॉ तो आपको पता है, V इज इक्वल टू, एक और ओम्स का लॉ होता है J इक्वल टू सिग्मा E।
ये ओम्स वर्जन 2 है, ठीक है, ओम्स लॉ वर्जन J इक्वल टू सिग्मा ई। J तो क्या होता है करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी, E क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके E के, यानी कि यहाँ पर J ज्यादा होगा वहां पर E भी ज्यादा होगा अगर सिग्मा सब जगह सेम है तो। सिग्मा सेम होने का मतलब सब जगह सेम मटेरियल सेम टेम्परेचर वैसा कर, ठीक है। और V बोले तो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके एरिया, क्योंकि ड्यू टू वेलोसिटी का फार्मूला क्या है I अपॉन NA। बिल्कुल वैसे ही आप सब निकाल सकते, कौन बड़ा कौन छोटा, स्टैंडर्ड। कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स पर टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है वो बताएगा। सिंपल बात है, टेम्परेचर के ऊपर बहुत बहस होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का तो बढ़ता है, बट सेमी कंडक्टर का क्या होता है घट जाता है। रीजन क्या होता है समझो, कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है कम, और अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो फॉर्मूले के हिसाब से, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो फॉर्मूले के हिसाब से आर क्या होगा बढ़ जाएगा। यहाँ दिक्कत क्या होती है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से टाउ तो कम होता है लेकिन जो एन है वो बढ़ जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में। एन बढ़ने का मतलब एन क्या है फ्री चार्ज कैरियर, तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्री चार्ज कैरियर का डेंसिटी बढ़ता है, और अगर ये बढ़ा तो ये क्या हो जाए इसलिए रेजिस्टेंस घटता है। एनसीईआरटी से ग्राफ देख करके जाए, एनसीईआरटी में कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स के ग्राफ दिखाए गए कि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी सॉरी टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का वेरिएशन कैसे होता है। अलग अलग 4-5 ग्राफ है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं वन शॉट में भी ये चीज क्लियर कर, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, उसके लिए आपको थ्योरी पार्ट ही करना पड़ेगा। जैसे उसने पूछा था एक बार कि कॉपर के लिए कैसा होगा, स्टील के लिए कैसा होगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, समझ रहे ना कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, तो वही। तो यहाँ पर एक रिलेशन भी आ जाता है कि अगर आपको टेम्परेचर T1 अगर R1 है, T2 अगर क्या है R2 है, और अगर टेम्परेचर चेंज कितना है T2 माइनस T1, तो आप ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू R नॉट डेल्टा T, फिर एक कांस्टेंट आ जाता है अल्फा, तो डेल्टा R यानी कि चेंज इन द रेजिस्टेंस हो जाता है अल्फा R नॉट डेल्टा T। अल्फा R नॉट डेल्टा T क्या है, R नॉट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और अल्फा को क्या कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस लिखा हुआ है सब कुछ, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ दिया सर ने लिखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। एक अल्फा वहां आता है कहां पर अल्फा बीटा गामा, आप सुना है कभी, उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जबकि इसको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वो अल्फा थोड़ा बड़ा रहता है, ये अल्फा थोड़ा छोटा रहता है। सो डेल्टा आर का फॉर्मूला यहां से आ गया R2 माइनस R1, तो R2 आ गया, ठीक है। ऐसे ही डेंसिटी के लिए मतलब डेंसिटी क्या है रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम रिलेशन, R1 क्या है T1 टेम्परेचर का है, और R2 क्या है T2। कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव। If resistance at 0 degree is R0, resistance at T1 is R1 and resistance at T2 is R2, तो ऐसे लिख सकते हैं। R1 को लिख सकते हैं R0 1 plus alpha T1, R2 को क्या लिख सकते हैं R0 1 plus alpha T2, तो R1 upon R2 को लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, R1 upon R2 is equal to alpha T1 upon plus alpha T2, तो वो करता क्या है आपको R1 R2 और T1 T2 दे देगा और अल्फा पूछे, तो यहां से निकाल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे कि ये रहा क्वेश्चन क्या दिया है 10 डिग्री सेल्सियस पे 30 ओम है और 20 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओम है, तो आप क्या निकालो तो वही फॉर्मूला लगा लिया, R1 by R2 का फॉर्मूला लगाया तो उससे आंसर आ गया, ठीक है अल्फा निकाल। ये भी एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एग्जांपल है यस। ये क्या बोलता है कि दो वायर लगा दिए या एक वायर में दो मटेरियल है,
है ना। एक का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 है और एक का कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो अल्फा 2 है। एक का लेंथ L1 है, एक का लेंथ क्या है। अब ये बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, यानी कि द नेट रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो वो तभी होगा जब अल्फा 1 R1 किसके बराबर हो, अल्फा 2 R। ऐसा रहा तो ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि होगा क्या, एक बनता है कंडक्टिंग मटेरियल से और एक बनता है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा, लेकिन सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यानी कि ये अगर 2 से बढ़ा तो ये 2 से क्या हो जाएगा कम। तो ओवरऑल फिर से क्या रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, मतलब कोई भी चेंज नहीं है। तो रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कब होगा, अल्फा वाला R1, ये स्टैंडर्ड। रेजिस्टेंस का सिंबल किसको नहीं आता, सबको आता है। कैपेसिटर अपन ने कल ही कवर किया था, कैपेसिटर का वोल्टेज कितना आता है Q बाई C, लेकिन रेजिस्टर का वोल्टेज कितना आता है IR। कैपेसिटर का सिंपल कंसेप्ट है, प्लस से माइनस में माइनस Q बाई C और माइनस से प्लस में प्लस Q बाई C, बट उससे भी आसान है रेजिस्टर। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस IR और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस IR, ऐसे लिखा जाता है वोल्टेज ऑफ द रेजिस्टर। तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर डिक्रीजेस बाय IR। जैसे कि यहाँ देखो करंट किधर जा रही है, इधर, ये पॉइंट क्या है 1, ये पॉइंट क्या है 2, तो 1 से 2 जा रही है करंट। तो करंट जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो क्या लिखेंगे, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V1 है, तो V1 माइनस IR शुड बी इक्वल टू, ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल लिया गया है, आप देख सकते हैं कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, बैटरी भी है, रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है और फिर से बैटरी। चलो इधर से इधर चलते हैं, प्लस से माइनस, माइनस Q बाई C, माइनस Q बाई C, यानी कि 4/2। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट माइनस IR 2 टू द 4, प्लस से माइनस, माइनस 10, माइनस IR 8, माइनस से प्लस, प्लस Q बाई C, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस प्लस, दैट इज प्लस 6 इज इक्वल टू V। ऐसे VA माइनस VB आ गए। ज्यादा करते हैं KCL KVL बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल सिखाया था, जितनी भी करंट आती है उतनी ही वहां से जाएगी। तो टोटल एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा करंट का, जैसे कि यहाँ देखते हैं, यहाँ से चालू, कहाँ से चालू करें, कहीं से भी चालू कर सकते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। ये कितना आ रहा है, थोड़ा बड़ा ताकि सबको दिखाई दे। ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है क्या, देखो एक बार, ये कितना करंट आ रहा है 15 आ रहा है, इधर कितना गया, इधर कितना गया 6 बच गए, तो I1 कितना आ जाएगा 6, 5 बचा, 6 + 4 10, 15 5 आया। इधर आ जाओ, इधर से कितना आ रहा है, उधर जा कितना है, तो इधर 8 आएगा, ये जाएगा नहीं आएगा, यानी कि आपने I2 का सिंबल क्या बनाया, गलत, जाने वाला नहीं है, क्या है आने वाला। तो वैसे हम ऐसे सबको जीरो करके जो है करंट निकाल सकते हैं। तो J1 पर क्या किया, आने वाले करंट को प्लस में, जाने वाले को माइनस में। ऐसे J2 पर भी आने वाले को प्लस में और जाने वाले को माइनस में हमने किया है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो सबको आता है लगभग। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन, और किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। अब लूप लॉ वही बोलता है कि भाई पूरे लूप में घूमोगे तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, तो डेल्टा V क्या आ जाएगा 0, बस वही लगाया, इन अ लूप समेशन V इज 0, नेट PD 0। जैसे कि यहाँ पर चालू करें तो कैसे घुमाए, लूप को कैसे घुमाया है ABCD, जबकि करंट को ऐसे घुमाया, ठीक है। करंट को ऐसे घुमाया है, करंट के हिसाब से लूप नहीं चलता है, लूप अपने हिसाब से चलेगा जैसे हम चाहेंगे वैसे। हम चाहे तो ABCD है, हम चाहे तो ADCG, हमारे ऊपर है। तो मैंने क्या लिया, लूप का डायरेक्शन ABCD, बट करंट ऐसे जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो इसमें बात करते हैं, प्लस से माइनस, माइनस तो माइनस E1
करंट ऐसे जा रहा है और आप ऐसे जा रहे हो, प्लस आई आर, तो प्लस आई वन, सॉरी प्लस आई आर, माइनस से प्लस, प्लस ई टू, प्लस आई आर टू, माइनस से प्लस, माइनस, प्लस से माइनस, माइनस, माइनस ई थ्री, प्लस आई आर थ्री, प्लस आई आर फोर इज इक्वल टू 0, वही लिखा है। ले समझे केवीएल को, केवीएल से आपका लाइफ थोड़ा सा क्या होगा, आसान हो जाएगा, इसलिए बताया जा रहा है। फिर से वो वोल्टेज नीट 2011 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा था, जेई में भी आ सकता है, सब जल्दी नहीं है, सिंपल है तो मैंने लिया है। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 वोल्ट का बैटरी लगा है, एक रेजिस्टेंस लगा है, कितना R2 लगा है, ठीक है, फिर R1 लगा है, फिर वहां पे 2 वोल्ट लगा है, क्या दिया हुआ है, VA कितना दिया हुआ है, और क्या निकालना है, यहाँ से छोटा कैसे करना है, यानी कि A का पोटेंशियल 0 है तो VB कितना होगा। सुनो भाई, सुनेंगे आप लोग, यस हमारी बात सुनिए। यहां से क्या हो रहा है, आपको करंट वरंट सब दिया गया है, यहां से कितना आया 1 एम्पियर, यहाँ को कितना जा रहा है, तो इधर से कितना आया होगा, पक्का रहा। अब चलते हैं, यहां से चलते हैं, ए से चलते हैं बी, चलो ए से चलो, बीए को कितना बोल रहा है उसने 0, चलो इधर चलो, माइनस से प्लस, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, तो ये प्लस 1 हो गया। अब ऐसे चलते ऊपर जा रहे, करंट के ऑपोजिट, प्लस आई है, तो ये हो जाएगा आई है 1 2 2 बढ़ेगा, मतलब ये 3, इधर चलो, प्लस से माइनस, बढ़ेगा घटेगा, कितना घटेगा, 3 माइनस, तो VB 1, ऐसे भी पूछ सकते हैं। नोडल एनालिसिस बिल्कुल कल जैसे ही है, यानी कि अगर आपको कहीं का भी चार्ज, सॉरी चार्ज नहीं, करंट चाहिए किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, तो किसी एक जगह पर क्या मान लेते हैं अपन, 0 मान लेते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर अपन ने 0 मान लिया इस क्वेश्चन, तो इसमें 0 मानने से हम क्या करते हैं, फिर बस चलते जाओ, ये 0 है तो ये भी क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये 0 है, ये 0 है, माइनस से प्लस जाएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज, कितने का इंक्रीज हो जाएगा 10, तो ये 10, इधर से इधर चलो, माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा 50, बस सारे पॉइंट्स का आ गया। अब बोल रहा था इसका करंट निकालो और इसका भी करंट निकालो, करंट का फॉर्मूला भी भाई यार, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 50 माइनस 0 अपॉन 50, इसका 10 माइनस 0 अपॉन 5, और करंट का डायरेक्शन कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, 50 से 0, 10 से 0, ऐसे ऐसे कर, ऐसे यहाँ पर भी है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसमें क्या दिया है, यहाँ पे 0 दी, 0 मान लिया, तो ये कितना आ गया 4, ये भी क्या हुआ 4, ये 0 तो ये, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2, करंट किधर से किधर 6 से 4, तो करंट कितना आ जाएगा 2/5, 0.4, तो बोलते हैं टोटल। ऐसे ही एक एग्जांपल लिया है, ये 0, ये 0, ये 0, ये कितना 0, इधर चलो तो 5, अरे 5 5, फिर इधर चलो 50 नहीं है, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10, अब वो पूछेगा रेजिस्टेंस पे करंट बताओ ना, ये भी स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है ऐसे कुछ। इसमें क्या पूछता है आपको, ये पॉइंट का वोल्टेज बताओ, ये क्वेश्चन आता है, ये पॉइंट का वोल्टेज बताओ, तो आपने करना क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 को 0 करना होता है, यानी कि मान लेते हैं कि इधर करंट जा रही है I1, इधर कितनी जा रही है और इधर, और सबका सबको 0 करना, क्योंकि कोई करंट आ ही नहीं रही, आपने आती हुई बात ही नहीं है, सब जाती हुई बात ही, तो सभी करंट का सब कितना कर देते हैं 0। तो देखो हम ट्राई करते हैं, देखिए इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, तो ये x है तो क्या x प्लस 2 होगा, ये कितना है 8, इधर चलो 8 प्लस 6 14, ये कितना है 2 माइनस 4
अब I1 को लिखेंगे x प्लस टू माइनस 0/1, I2 को लिखेंगे x माइनस 2/3 और I3 को लिखेंगे x माइनस 14/2 और सबका सब 0 के बराबर है। वही अपन ने यहाँ पे किया होगा, आप देख सकते हैं। ये देखो x प्लस 2/1, x माइनस 14/2, x प्लस 2/3। सही है, तो बस इसको सोल्व करके क्या आ गया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पर। हर बार जरूरी नहीं है ये कुछ और है। फिर ये पूछने के बाद वो करंट पूछेगा आपसे I1 I2 निकाल देना, वैल्यू डाल देना। I1 चाहिए तो इसको डाल देना, I2 चाहिए तो इसको डाल देना। एक बड़ी बात, अगर I1 I2 I3 पॉजिटिव आए तो सही माना है। अगर कोई नेगेटिव आ गया तो उसका डायरेक्शन आपने ऑपोजिट लेना है। जैसे मान लो I1 नेगेटिव, I1 फिर ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। ये तो हट गया कार्बन रजिस्टर। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर तो बिल्कुल उल्टा होता है किसका, कैपेसिटर्स का। हाँ, लेकिन एक चीज तो पक्का श्योर है कि भाई सीरीज में अगर हम देखें तो करंट सेम होगा और पैरेलल में देखें तो वोल्टेज सेम होगा। और यहाँ पे सीरीज में करंट सेम होता है बट वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा और आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R। और इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जो आर इक्विवेलेंट आता है वो बड़े से भी बड़ा, और यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि जिसका आर ज्यादा होगा उसका वोल्टेज भी क्या होगा, ज्यादा। ऐसा इसका वोल्टेज ज्यादा उसका आर, मतलब जिसका आर ज्यादा उसका वोल्टेज ज्यादा, ऐसा चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं कि बैटरी का जो वोल्टेज है तीनों वोल्टेज में इक्वली तो नहीं, अगर ये तीनों आर सेम होते तो इक्वली डिवाइड हो जाता। अदरवाइज V1 प्लस V2 प्लस V और V किसके प्रोपोर्शनल बोला मास्टर ने आपको, R के। तो V1 is to V2 is to V3 will be R1 is to R2 is to R3, ये ध्यान रखना है। और तीनों R सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और अगर आपको I चाहिए बैटरी का तो आता है V/R। दिस इज द करंट थ्रू द, ठीक है। जैसे दो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दो के लिए R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 और वोल्टेज V1 प्लस V2 किसके बराबर है, तो V1 होगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V और V2 होगा R2 अपॉन R1 प्लस, यानी कि बैटरी के वोल्टेज को इस प्रकार से दोनों में हमको बांटना होगा। ठीक है, दोनों भी रेजिस्टेंस में इस प्रकार से बैटरी के वोल्टेज को बांट दिया जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में बड़े से भी। अच्छा, n आइडेंटिकल रजिस्टर को सीरीज में लगाएंगे तो n आ रहा है, n आइडेंटिकल रजिस्टर को सीरीज में लगाएंगे तो R इक्विवेलेंट विल बी ग्रेटर। ये क्वेश्चन चंपू कर सकते हैं। 2 4 3 है, सीरीज में है, क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू द बैटरी कितना आ जाएगा R इक्विवेलेंट, 9 आएगा। तो करंट कितना आ जाएगा 18/9, यानी कि 2 सबसे करंट तो सेम आएगा। वोल्टेज निकाल सकते हैं सबका, एक फॉर्मूला तो V = IR। जैसे V1 निकालना तो I1 R1, I2 R2, I3 R3 से भी निकाल सकते हैं, या फिर कैसे बांटोगे पता है ना, R1 is to R2 is to R3, ये देखो ऐसे भी बांट सकते हैं। डिनोमिनेटर में सबका सब ले लेंगे, डिनोमिनेटर में सबका सब ले लेंगे और जो प्रोपोर्शनलिटी में उसको आगे ले लेंगे ऊपर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा वोल्टेज सेम रहता है और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट क्या होगा, कम होगा, ऐसा रहता है। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो I1 is to I2 is to I3 क्या हो गया, एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर आपने अच्छा किया तो उससे आपका दो फायदा कितना, दो। आपका जो है एक तो वो भी अच्छे से हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको अपन, थर्मल कंडक्शन, थर्मल कंडक्शन में भी काम आता है। पैरेलल में करंट का ध्यान रखना है बस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू।
जैसे कि ये दो रजिस्टर, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट क्या है, तो I1 अपॉन I2 हो जाएगा R2 अपॉन, तो I1 होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट, टोटल करंट आएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट से। R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और जो छोटे से भी दो के लिए क्या आ जाएगा। अच्छा, n आइडेंटिकल रजिस्टर इन पैरेलल लगाए R बाई है, जैसे कि R R R बाई 3 R R R बाई 2, वो बता दिया मैंने। कर सकते हैं क्वेश्चन आप, हाँ कर सकते हैं। अब वो करंट का रेशो पूछेगा या करंट पूछेगा तो करंट में निकाल सकते हैं, तीनों किसमें है, पैरेलल में, इनका वोल्टेज वही होगा जो किसका वोल्टेज, बैटरी का, तो उसका करंट आ जाएगा V बाई आ जाएगी 36/2, 36/4, 36 तो तीनों करंट को जोड़ देंगे टोटल करंट आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये देखो, कर सकते हैं इसको सोल्व, कौन सीरीज कौन पैरेलल, ये दोनों किसमें है, आर आर का सीरीज, ये 2R और R, 2R into R अपॉन 2R प्लस R, 2R by 3, और ये R R by 2, तो R by 2 प्लस 2R by 3, ठीक है, R by 2 प्लस 2R by 3 कितना, 7R by, ये तो स्टैंडर्ड है, ये तीनों किस में आते हैं, पैरेलल, कल भी तो बताया था ना, ये पैरेलल में क्यों आते हैं, ये A है तो ये भी A है, ये भी A है तो ये भी A है, तो ये भी क्या है, और ये क्या है B, ये क्या है B, ये क्या है B, और ये भी क्या है, तो सारे ही रजिस्टर ए बी के बीच में आ जाते हैं, इसलिए सारे किस में आ जाते हैं, सारे पैरेलल में। शॉर्ट सर्किटिंग वाला तो पता होगा ना, होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट वाले रजिस्टर को हटा दो बेसिकली, तो नहीं भी रखने का कुछ फायदा नहीं। यहाँ देखते हैं इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं सर आप, इसमें कितने पॉइंट हो गए, ये A, ये C, ये भी C, और ये क्या है, तो 3 ही पॉइंट हुए, 4 कहाँ हुए, 3 ही हुए ना दादा, और कौन सा, ABC, तो AB को कॉपर में रखते हैं, जिनके बीच में आपको R इक्विवेलेंट निकालना है उनको एकदम साइड में रखते हैं, तो A और B को साइड में रख दिया, C को बीच में रख दिया, तो पहला क्या सर, पहला रजिस्टर किसके बीच में, A और C के बीच में, अगला रजिस्टर किसके बीच में है, A और C, फिर से कितना 3 A और C के बीच में, अगला 6 किसके बीच में, B और C, तो B और C के बीच में 6, अगला किसके बीच में है, B और C, एक और है क्या, हाँ 4, अब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल और दोनों सीरीज, इसका पैरेलल 3 into 7 upon 3 21/10, इसका 24/10, 21 plus 24 45/10, सही है ना। आइए फिर से अपन ने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें अपन ने क्या किया है, KVL लगाया, कितने लूप बनाए, 2, तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ से करंट निकाला I, इधर कितना करंट गया, तो उधर कितना गया, एक तो इस लूप पे लगा दिया और एक इस, दोनों लूप का KVL लिखा, और ये क्या बोल रहा है, ये 30 वोल्ट की बैटरी में से कोई भी करंट नहीं, तो कौन सी वाली करंट को जीरो करना होगा, I1 को, यानी कि मैंने इक्वेशन बनाया और I1 को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, और जैसे मैंने I1 को जीरो किया तो मेरा आंसर आ गया बेसिकली, तो KV1 लिखा मैंने, KV2 लिखा, आप कैसे देख लीजिए, ऐसे यहाँ पर ये वाला कर सकते हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, हाँ ये लोग शॉर्ट सर्किट हो गया, ये वाला शॉर्ट सर्किट हो गया, यार कि इनको बना रहे इनको नहीं बना रहे कोई फर्क नहीं, क्या ये शॉर्ट सर्किट हुआ क्या,
ये शॉर्ट सर्किट हुआ, नहीं। नाम दो। ये ए था, सॉरी हाँ आ गया ए भगवान, ये ए है, तो क्या ये भी ए होगा? तो क्या ये भी ए होगा? सही है, ए ए ए। और ये क्या है? बी। बी। ये बी है तो क्या ये भी बी होगा। ये भी बी होगा, तो ये रजिस्टर किसके बीच में? ए और बी के बीच में। ये ए और बी के बीच में। और ये ए और बी के बीच में। ए रहा, कितनी बार हो गया? तीन। तीन। आर बाई थ्री, आर बाई थ्री, ऐसे देखा। और ये तो दोनों क्या हो गए बेचारे, ये भी कर सकते हैं। वीडी स्टोन का याद है कुछ? वीडी स्टोन का याद है आपको कि नहीं याद है? याद है। तो वीडी स्टोन का देखना पड़ेगा कि बैलेंस है कि नहीं है, क्या है, वो हिसाब से होता है। अनबैलेंस, दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड वीडी स्टोन। अनबैलेंस्ड वीडी स्टोन का अलग ही तरीके से वो आएगा नहीं आपको, नोट करो, आपको बैलेंस वीडी स्टोन ही आता है। ये कर सकते हैं क्या? तो जब गौर से देखिए, किससे देखे? गौर से। तो ये भी एक वीड स्टोन। कल अपन शायद कोई तो इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर इफेक्ट, तो ये मुझे लग रहा है कि एक वीड स्टोन। वीड स्टोन में कितने रेजिस्टेंस चाहिए? 6/8 कितना आएगा? और ये भी क्या है? ये शोपीस। ये जो 10 ओम लगा है ना, ये सिर्फ क्या है? शोपीस। और शोपीस को तो हम हटा दें, शोपीस से मान लो इसको हटा दें। इसको हटाने के बाद ये दोनों किसमें आ जाते हैं? सीरीज। और ये दोनों भी किसमें आ जाते हैं? 6 और 3 का सीरीज, 8 और 4 का सीरीज, 9 और 12 का पैरेलल, 9 into 12 upon 9 plus 12 इस बार फिर सीरीज। अरे बोलो, क्या वही लिखा है? मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आया फिर से, क्या निकालना है? VP माइनस VQ निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, VP माइनस VQ लिख। पहले क्या करना होगा, टोटल करंट निकाल। ये दोनों बैटरी सपोर्ट या अपोज? अपोज। कैसे पता चलता है? तो कौन जीतेगा, 8 जीतेगा या 4 जीतेगा? 8 जीतेगा। तो करंट क्या होती है, हमेशा बड़े टर्मिनल से बाहर निकलती है। 8 और 4 का रिजल्टेंट कितना आ गया? 4। तो करंट आ जाएगा 4 अपॉन, ये तीनों सीरीज में, 2 + 1 + 9 12, 4/12 कितना? 1/3। अब देखो ये P और Q के बीच, क्या ये भी P और Q ही होगा? यानी कि बेसिकली जो भी इसका वोल्टेज होगा ना, वही VP माइनस VQ होगा, और VP बड़ा होगा जिससे VQ से। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? I into R। I कितना और निकाला, और R कितना है? 500 कितना है? तो 3 वोल्ट है P और Q के बीच का पोटेंशियल। ये क्या है ना, कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूं ऐसा, तो लोग कैसा भी एग्जांपल दे सकते। आपको पूरा कॉन्शियस रहना है, कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होगे तो मजा आएगा करने में। ये घर में देखिए, वीट स्टोन की बातें क्या है, बहुत ही सिंपल है। बैलेंस वीट स्टोन कंडीशन क्या होती है कि अगर R और S का पोटेंशियल सेम, तो बीच वाले को क्या करते हैं, वो तभी होता है जब R1/R2 = R3/R4 हो जाए, तभी ऐसा होगा, ये सॉर्ट ऑफ, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्रूव किया है यहाँ पर, घर पे देख सकते। तो उस केस में बीच वाले को क्या करते हैं, ये तीनों भी एक ही जैसे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला एक ही हो। कल भी देखा था अपन कैपेसिटर के लिए, तो आके फाड़ फाड़ के देखा करो कि ये एक जैसे दिखते। इसमें क्या करेंगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस रहेगा, तो इसको हटा देंगे। और इसमें क्या करते हैं, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस रहा, तो बीच वाले को हटा देते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा वाला? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन, जैसे कि ये, ठीक है, ध्यान से देखना।
है बैलेंस? Yes, yes. बैलेंस है, कैसे पता? 2/6 और 3/9. तो किसको हटाओगे? 4/9. हटा दो। नहीं समझे? अरे नहीं समझे? अब इसमें क्या पूछता है वो एक्चुअली? एक्चुअली वो ऐसे पूछेगा कि इससे पास होने वाली करंट बताओ। जीरो। 1/2. वो बोल रहा है जीरो, ये तो बोल दिया बस। गई भैंस, गई भैंस। वैसे भी अगर एक वायर भी रहा ना, स्ट्रेट वायर यानी कि कुछ भी नहीं है, उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो भी होता है तब भी करंट जा सकता है। तो तू ऐसे बोलता वीपी माइनस वी क्यू जीरो, तब तो मैं सोचता, बट वो पी क्यू को एक वायर है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, वो केवल एक वायर है। आप मुझे एक चीज बता दो, क्या कि 3 और 6 किस में आएगा, सीरीज में या पैरेलल? पैरेलल में आएगा। और 6 और 12 अगर मैं ऐसे लगा देता तो दिक्कत, तो फिर मुझे बैलेंसिंग देखना पड़ता है। तो बैलेंसिंग आप तभी देखिए जब आपको तकलीफ हो रही, तकलीफ नहीं हो रही है तो बैलेंसिंग मत देखिए। तकलीफ थोड़ी हो रही है इसमें, इसमें क्लियरली पता चल रहा है ये दोनों किसमें, तो क्या देगा 3 into 6 अपॉन 3 + 6 कितना आता है 2। ऐसे ये दोनों भी किसमें, तो कितना 72/18. मतलब 4। हाँ. तो ये आएगा, इधर से कितना आया और इधर से, और दोनों सीरीज में कितना 6। तो टोटल करंट आ जाएगा 12/6 यानी कि वो 2 एम्पियर में से कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 एम्पियर में से कुछ इधर से आएगा और कुछ इधर से आएगा। बट ये दोनों किसमें है, पैरेलल में करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर की। तो ये करंट आएगा 12 अपॉन इनटू टोटल, और ये करंट कितना आएगा 6 upon 6 plus 12 into 2. और ये करंट कैसे निकाले, 6 अपॉन 6 + 3 इनटू 2। तो ये कितना आया 3 आएगा. 3 रहेगा, 3 नहीं आएगा। 12 अपॉन 18 इनटू 2, 6 2 12 6 3 4/3 कितना आया, तो ये करंट आया 4/3। देखते जाओ है ना, ये कितना आएगा 6/9 इनटू 2, ये कितनी बार कटा, 2 बार, और ये 3 बार, 4/3. ये भी 4/3 आ गया। हाँ, इसका मतलब यहाँ बीच में से कोई करंट नहीं जाएगा, बिकॉज 4/3 इधर से आया 4/3 इधर चला, तो बीच में कोई भी करंट नहीं जाने वाला। ठीक है, तो पी और क्यू जो है सेम पोटेंशियल पर आना चाहिए। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, हो सकता है ये नहीं अगर बराबर नहीं आता कुछ और आता, तो मैंने डाटा ऐसा ले लिया कि आ गया, लेकिन कुछ भी दे सकता है। तो ये जरूर से याद रखिए आप, वेट स्टोन क्या होता है, कैसे बैलेंसिंग होती है। ये भी एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है। और देखो ये देखने के लिए थोड़ा अजीब दिखता है, ए बी, और फिर आपने जो है क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के ऐसे करना पड़ेगा, उठा के ऐसे लाओ, उठा के ऐसे लाओ तो बिल्कुल कैसा दिखता है। तो इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आर आर का सीरीज, आर आर का सीरीज 2R 2R का पैरेलल। हाँ, लेडर प्रॉब्लम, लेडर प्रॉब्लम में क्या होता है बेटा, लेडर प्रॉब्लम कहलाती है जो कहां तक जाती है, यानी कि एक ही सीक्वेंस को बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लेडर प्रॉब्लम। ये लेडर प्रॉब्लम बहुत ही तकलीफ देती है बच्चों। तो इसमें करते क्या है, जहां से रिपीट हो रहा है वहां से कट कर देते हैं। ये आर 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 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से
यहाँ से कट करके जो भी आपने कट किया उसको हटा दें और आर इक्वलेंट करना। ऐसा क्यों करते हैं सर? ये पूरा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से एक को निकाल दो तो कितना बचेगा? इन्फिनिटी माइनस वन। बट इन्फिनिटी माइनस वन का भी आंसर इन्फिनिटी आ गया लगभग। तो जो इसका आर इक्वलेंट आएगा वही इसका भी आर इक्वलेंट आएगा। तो इसकी जगह क्या डाल दिया सिर्फ आर इक्वलेंट, और वो आर इक्वलेंट इस आर के साथ किस पे आ जाएगा, और वो इस आर के साथ किस पे आ जाएगा, और सब मिलके वापस क्या आ जाएगा, ऐसा होगा। तो यानी कि जो भी रिपीट कर रहा है वहां से कट करो और इस पूरे को हटा के आर इक्वलेंट डालो, आर इक्वलेंट और आर पैरेलल, फिर आर सीरीज में, एंड दैट टू इज आल्सो इक्वल टू आर इक्वलेंट। फिर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आर आर टू आर आर टू आर आर टू आर, ऐसे जाना। क्या करोगे, कहां से कट मारोगे? इधर से कि इधर से? सेकंड वाला इस पूरे को हटा देंगे और इसको आर इक्वलेंट कर देंगे। अब क्या होगा, ये दोनों क्या लिखोगे, और फिर इसके साथ एंड दैट शुड इक्वल टू, और इसको सॉल्व करके आ रहे हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसको सॉल्व करना, ठीक है। लेटर कैपेसिटर में भी हो सकता है, ये कैपेसिटर में भी हो सकता है। हाँ, ऐसे ही सेम रजिस्टर को चेंज कर दो बस, किससे, बस उसमें सीरीज का पैरेलल और पैरेलल का सीरीज कर रहा होगा, उसमें सीरीज C1 C2 अपॉन C1, उसमें भी क्वाड्रेटिक ही बनता है सेम टाइम, कर सकते हैं। सिमेट्री प्रॉब्लम्स आती है, फिर सिमेट्री प्रॉब्लम्स अभी ज्यादा नहीं देखी जा रही बट फिर भी पता है। सिमेट्री प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे पहले कौन सी सिमेट्री, मिरर सिमेट्री। मिरर सिमेट्री में क्या करते हैं, जो लाइन ए बी होता है उसके परपेंडिकुलर मिरर, और देखते हैं कि मिरर इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जब आपको समझ में नहीं आएगी सीरीज है कि पैरेलल है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मिरर रखा एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर ए बी के परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं कि इधर वाला और उधर वाला सेम दिख रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि ये इसका इमेज है और ये इसका इमेज, दिख रहा है कि नहीं, इस आर का इमेज ये रहा, इस आर का इमेज ये रहा, इस आर का इमेज ये रहा। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इसका इमेज कौन है, ये, तो इसमें जो करंट होगा वही इसमें, इसका इमेज कौन है, यानी कि इसमें जो करंट है वही इसमें होगा। इसका इमेज कौन है, यानी कि इसमें जो करंट है वही। ये तो तभी पॉसिबल है, ध्यान से सुन रहा, ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे कोई मिक्सिंग ना हो, बिकॉज यहाँ पे करंट की मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर वो जो है, जो करंट इससे आ रही होगी वो इसमें नहीं, जो करंट इससे आ रही होगी वो इसमें, इसका मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक कर, ताकि जो करंट इसमें आए वही इसमें आए, और जो करंट इसमें आए वही इसमें, और जो करंट इसमें आए वही इसमें। तब सिंपल बन गया। अब ये दोनों किसमें चलेंगे, आर आर का सीरीज, टू आर और आर का पैरेलल, 2r/3, और 2r/3 आर और आर सीरीज, तो 2r/3 प्लस 2r, फिर जो भी आएगा वो इस 2r के साथ पैरेलल, नहीं समझे, ऐसा इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। यहाँ पे है क्या मिरर सिमेट्री, देखो, हाँ है, मिरर सिमेट्री है, नहीं दिख रहा है आपको, 3r 3r, r r, 2r 2r, r r, तो यहाँ पे मिक्सिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे मिक्सिंग नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये मिक्सिंग का कारण, देखो ना ये गड़बड़ कर रहा है ना, तो ये तो ऊपर से भी हटा हुआ, पीछे से भी हटा, तो ये हटा ही दो पूरा। वैसे भी वीड स्ट्रोक दिख रहा है आपको, मैंने आपको दिखा कि नहीं, ये देखो, ये देखो, नहीं दिख रहा है वीड स्ट्रोक, तो वो तो हटेगा ही हटेगा पक्का है, वो भी हटेगा, और ये यहाँ से जो बॉन्ड बना है ये भी हटेगा। 3r किस पे आ गया, 6r और 2r का पैरेलल, और ये सब किस पे आ गए, सीरीज, सॉल्व कर लेना सब पैरेलल, ठीक है। इधर से ट्राई करना है,
जानबूझ के मैंने एग्जांपल्स निकाले। सेल, ये सेल क्या होता है, सेल को समझते हैं। सेल, तो सेल का दो चीज होती है, एक होता है उसका ईएमएफ और एक होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। जो हम बैटरी सेल खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसका जनरली हम वोल्टेज पूछ के लाते हैं। बैटरी का वोल्टेज और बैटरी का ईएमएफ जो है अलग अलग चीजें होती है। ईएमएफ बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है वो समझते हैं आज। वोल्टेज क्या है, बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और ईएमएफ भी क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय बैटरी। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक होता है सेल लेके आए और सेल को आपने कहीं कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ, तो उस समय पे बैटरी जो वर्क डन करेगी उसको वोल्टेज कहेगी। लेकिन अगर सर्किट ओपन है, आपने उसको कनेक्ट नहीं किया है, तो उस समय पर जो बैटरी वर्क डन करेगी तो ईएमएफ कहेगी। तो बोथ आर वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय द बैटरी, बट एक है ओपन सर्किट केस में और एक है, तो क्लोज सर्किट केस में जो वर्क डन होता है उसको वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और ओपन सर्किट में जो वर्क डन है उसको ईएमएफ कहते हैं। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि आपने गैल्वेनिक सेल वगैरह पढ़ा हो, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है सेल, है ना। उसमें जो है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है ना, कैथोड और एनोड कौन से मटेरियल के लिए गए हैं, देखा होगा ना आपने, शायद CuSO4 ZnSO4, हाँ CuSO4 में Zn की रॉड, ZnSO4 में Cu की रॉड, देखा होगा शायद से। फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट रहता है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है बेसिकली इंटरनल चीजें, बोले हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में तो जो हम कनेक्ट करेंगे, तो ये सेल इस प्रकार का आता है, एक उसका ई होता है ईएमएफ और एक होता है उसका आर, और ए भी उसके टर्मिनल्स। तो टर्मिनल्स अगर ओपन कंडीशन में है तो VA माइनस VB सिर्फ किसके बराबर आएगा, ई के। लेकिन अगर इसको कनेक्ट कर दिया किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो VA माइनस VB जो आएगा वो वोल्टेज आएगा। यानी कि है तो मतलब टर्मिनल का डिफरेंस ही, टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस ई के भी बराबर हो सकता है, और टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वी के बराबर भी हो सकता है। ओपन सर्किट है तो ई के बराबर, और क्लोज सर्किट है तो, और दोनों में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो ये वोल्टेज और ये ई का रिलेशन इस प्रकार से होता है, या फिर ऐसे भी होता है। क्योंकि यहां से अगर आप सर्किट बनाए, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और ये होता है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये होता है बैटरी का ईएमएफ। तो एक करंट ऐसे फ्लो होता है और करंट का फॉर्मूला होता है E अपॉन R प्लस। यही आई मैंने यहाँ पे, यही आई मैंने यहाँ पे डाला है, तो क्या आया है PR अपॉन R। या दोनों से क्वेश्चन आया। स्मॉल r क्या कहलाता है, इंटरनल, और कैपिटल R क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। E क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ द सेल, और V क्या कहलाता है, वोल्टेज ऑफ द सेल। वोल्टेज ऑफ द सेल कब आता है, जब आप एक्सटर्नली उसको क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है, डिस्चार्जिंग में जो है V छोटा रहता है E से, बट चार्जिंग में क्या होगा, V बड़ा होगा, C होगा ईएमएफ से बड़ा, और इस केस में V E प्लस आई आर, ये ध्यान रखना। V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, ठीक है। जैसे कि हम लोग खाना खा रहे हैं तो वो V इज इक्वल टू E प्लस आई आर, और अभी क्या कर रहे हैं, E माइनस आई आर, E माइनस आई, ठीक है, वेव डिस्चार्ज हो, ठीक है। तो ऐसे ही बैटरी जो है जब उसको चार्जिंग लगाते हैं तो E प्लस आई आर। आजकल तो ऐसी बैटरी आ रही है, ऐसे बल्ब आ गए आजकल, मैंने देखिए चार्जिंग पे चलते हैं, चार्जिंग पे चलते हैं, मतलब जब लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी है, तब तो चलते ही है ना, और चार्ज होते रहते हैं, और जैसे ही बिजली गुल तभी चलते हैं। तो वो मैंने लगाया, 2-3 घर में थे, मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, पता ही नहीं चल रहा लाइट आएगी नहीं, और लाइट जा रही है कि नहीं पता ही नहीं चल रहा है, बहुत सही। मैंने बोला ऐसे पंखे भी बना दो फिर, है कि नहीं, कि भाई बस लाइट आए तो चार्ज होते रहे, और लाइट गई तो डिस्चार्ज। इन्वर्टर कंसेप्ट खत्म, पुट इन्वर्टर इन एवरीथिंग, यानी इसमें भी इन्वर्टर डाल दो, क्या है ना, थोड़ा सा चार्ज ही तो स्टोर करना है, तो इसमें भी डाल दो, और जैसे ही लाइट गिर जाएगी ये भी चार्ज, ये भी चलेगा, बोला क्योंकि क्या लाइट तो हमेशा जाने वाली नहीं है, 4 घंटा तो चलेगा, 4 घंटा भी काफी होता है, तब तक तो आ जाएगी।
ऐसे करना चाहिए। तो अभी इन्वर्टर कंसेप्ट मुझे लगता है धीरे धीरे बैटरियां ले लेके आते हैं लोग, उधर लगाते हैं माइक्रोटेक का, वो गया पुराना जमाना। अभी सब कुछ इन्वर्टर आना चाहिए, इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर फ्रिज, इन्वर्टर जो है सब कुछ, इन्वर्टर फैन, सब इन्वर्टर। आदमी भी क्या इन्वर्टर, आदमी तो है ही, आदमी तो इन्वर्टर ही है। तो बेटा ये मैंने ऐसे बताया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। ई माइनस आई आर कब, देखो मैं आपको ऐसे बता दूं। सुनो सुनो ध्यान से, आपको पता कैसे चलेगा कि चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग है? देखो सुनो, अगर करंट बड़े डंडे से बाहर जा रही है तो डिस्चार्ज, और अगर करंट बड़े डंडे को आ रही है तो चार्जिंग है। तो इस केस में अगर वी ए माइनस वी निकाला तो ई माइनस आई आर, और इस केस में अगर वी ए माइनस वी निकाला ई प्लस आई आर है। ये क्या याद रह जाएगा इतना सा? नहीं रहेगा, भूल जाएंगे, भूलना नहीं। चार्जिंग और जनरली कुछ नहीं दिया है तो क्या पकड़ोगे? डिस्चार्ज। जैसे अभी है हम लोग चार्ज हो रहे कि डिस्चार्ज हो रहे, तो नेचुरल कंडीशन में हम लोग डिस्चार्ज ही होते रहे, ये ध्यान रखो। तो चार्जिंग भी बता दिया मैंने, इसमें जो है कोई बड़ी बैटरी से चार्ज करना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स सीरीज और पैरेलल, सेल्स को अगर सीरीज में लगाए तो क्या होगा? सीरीज में तो बहुत आसान होता है, ये देखो सीरीज में लग गए सेल्स, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, आर भी क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, और कोई बांका मुंह करके खड़ा है, जैसे कि मान लो ऐसे, देखो ये देखो, ये है E1, ये है E2, ये है E3, ये है R1, ये है R2, ये R2, तो E इक्विवेलेंट क्या आएगा? E1 माइनस E2 प्लस E3, क्योंकि वो बांका मुंह करके खड़ा है ऑपोजिट डायरेक्शन में उल्टा, समझ गया ना? उल्टा मुंह करके खड़ा है, इसलिए क्या आएगा? आर पे ऐसे मत करना, आर तो जुड़ेगा, R1 प्लस R2 प्लस R, रेजिस्टेंस जुड़ता ही जुड़ता है, एरर भी जुड़ती जुड़ती है। ये कुछ ऐसी चीजें जैसे जो नेगेटिव चीजें होती है ना वो जुड़ती जुड़ती है। हाँ, नेगेटिव चीजें कभी भी रहा, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो ये डिस्ट्रेस आया और स्ट्रेस भी आया, तो डिस्ट्रेस ने स्ट्रेस को काट दिया, ऐसे नहीं होगा। डिस्ट्रेस भी नेगेटिव है, स्ट्रेस भी नेगेटिव, जुड़ेगा जुड़ेगा। अब डिस्ट्रेस और स्ट्रेस में अंतर होता है, नहीं पता है? उसके लिए अलग से फिर वन शॉट लेना पड़ता है। डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन, टेंशन, प्रेशर, सब में अंतर, वन शॉट लेंगे उस समय पढ़ाएंगे, सॉलिड पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे कि डिस्ट्रेस में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में क्या अंतर, प्रेशर में क्या अंतर। हाँ, these are different different levels of negativity। अभी क्या पूरा उसमें चला जाएगा, राइट? हमें टाइम, तो बेटा क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन बहुत आसान होता है। और तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट कैसे निकालेंगे? फिर आप E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस R, और इसका एक स्पेशल केस ये आता है, जैसे ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, चंपू लग रहा है कि नहीं लग रहा है? देखो सब क्या हो जाएगा, जो ये दोनों जुड़ेगा 1 घंटे का, 4 + 2 6 माइनस 1 5, है ना? और ये R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना 6, तो यहाँ पे डाल देगा R इक्विवेलेंट करंट, करंट डाल देगा। सर हमको कैसे पता करंट किधर जाएगा? अरे भाई, जो बड़ी बैटरी है ना वो जीत जाएगी, यानी कि करंट। एक चीज सीखो, ये दोनों बैटरियां डिस्चार्ज हो रही है, पर ये बैटरी क्या हो रही है? तो इसका वोल्टेज आएगा E प्लस आई आर, बट इसका आएगा E माइनस आई आर, इसका भी आएगा E माइनस आई आर। अरे बोलो सही गलत? मतलब जो सही दिशा में है उनका ई माइनस आया, जो सही दिशा मतलब 180 से बाहर, तो ये दोनों डिस्चार्ज हो रही है, बट ये क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। समझे? एक बार कैसे क्वेश्चन आ गया जेई में क्वेश्चन ऐसा आ गया, बोला करके कि दो बैटरियां लगी, ई आर, ई
और ये पेपर क्या बोला कि बैटरी 1 का पीडी 0, हाँ, तो बड़ा आर का वैल्यू समझो, बैटरी 1 का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर, आई को सब जगह सेम ही होगा, ये 0 दिया तो आई कितना आ गया, E बाई आर, बट आई का कितना टोटल, ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे तो 2E, R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन E से E कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो R आ गया था R1 माइनस R2। तो बोला था फाइंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू सो दैट बैटरी 1 का पीडी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इस हिसाब से करते हैं बेटा। वन शॉट है, इसका मतलब ये नहीं कि भगा दो छोड़ दो इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसा नहीं करेंगे, हर चीज समझेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। एन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में लगा दिए, तो एन आइडेंटिकल सेल्स को लगाएंगे तो ई ई ई एन आर 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 ये रहा, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, ये टोटल करंट, यस और नो। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो ई माइनस आई, जैसे कि इसका निकालना तो ई माइनस आई है, इसका निकालना ई माइनस आई है। अब इसमें एक लॉजिक और आता है कि अगर एक को पलटी मार दिया, ये देखो ये सब सीधा मुंह करके खड़ी है ऐसे, सबके मुंह इधर, अब एक ऐसे ऐसे नाराज हो जाए, कुछ लोग नाराज होते तो क्या ऐसे पलट जाते, देखा आपने, आपसे मुंह नहीं मिलेंगे, नाराज होकर ऐसे 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 बांका मुंह करके निकल जाते, या फिर कोई कोई क्या बच्चे ना ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं है, रिजल्ट रिजल्ट कब आता है इधर नहीं देखते, सीधे जाते, क्योंकि पता है कि अगर रिजल्ट देखेंगे तो सर फिर जो है पूछेंगे कम कैसे आया, है ना, और ऐसे डायरेक्ट देखते हैं तो बांका मुंह करके निकलते। तो अगर एक ने भी पलटी मारी तो 2 ईएमएफ कम हो जाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, एक एम आउट ऑफ एन सेल्स आर रिवर्स, यानी कि एन में से एम सेल्स को रिवर्स कर दिया जाए तो 2m का लॉस, तो पहले कितना आ रहा था, अब आ जाएगा n माइनस 2m ई, आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक की पलटी मारने से 2 का लॉस, तो m के पलटी मारने से 2m का लॉस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो सेल्स को अगर पैरेलल में लगाया जाए तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आता है E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, तो पैरेलल वाला आ जाएगा क्या, इसमें भी थोबड़ा देख देगा, दोनों थोबड़े ऐसे तो प्लस, अब ये कैसे खड़ी हो जाए तो माइनस, थोबड़ा देखना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी लेन देन हो, सही बात है कि नहीं। जैसे मान लो कहीं पे लड़की देखने जाते हैं, अब वो घूंघट घूंघट में, अभी घूंघट में क्या दिखेगा, बोले नहीं बहुत संस्कारी लड़की है, अरे संस्कारी तो सही है लेकिन पहली बार तो दिखाओ, पहली बार में भी नहीं नहीं राजस्थान से हम लोग इसे दिखाते नहीं है, शादी के बाद देख लेना, अब शादी के बाद क्या देखेगा आदमी, तो पहली मुलाकात में तो देखते कि नहीं देखते, भाई सिर्फ ससुर भी जाता है पहली मुलाकात में तो देखता ही है ना, वो बाकी बात है बाद में नहीं देखता है, दैट इज ओके, और पहली बार तो देखे कि ये कैसे दिखती है या क्या है, अबे भाई देखेगा कि नहीं, नहीं बोले हमारे बहुत संस्कार है, हम ऐसे नहीं कर सकते, फिर बाद में शादी के बाद सारे संस्कार निकल के आ गए हैं, घूम रही है ऐसे ही, कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इक्विवेलेंट ऐसे दिखाते हैं E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1, ऐसे हुआ था, एक मूवी देख रहा था उसमें, ये अभी नहीं दिखाई, शादी होने बाद इसके जलवे पता चलेंगे आपको, ठीक है, ये देखो कर सकते हैं आप, अच्छा करंट वैसे ही निकालेंगे सी इक्वल, वही सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस, ये सिंपल है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 1 अपॉन R1, ये कर लेंगे, कोई बड़ी स्पेशल केस थोड़े ध्यान रखना, ये ज्यादा स्पेशल, ये थोड़े मुझे अच्छे लगते, इसमें क्या है
एन आइडेंटिकल सेल्स को किसमें लगाया, पैरेलल में बात। एन आइडेंटिकल सेल्स को अगर आप पैरेलल में लगाते तो क्या होता है, ई आर ई आर ई आर ई आर ई आर, तो ई चेंज नहीं, यानी जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो भी ई आएगा, ई इक्विवेलेंट विल बी ई, 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 क्योंकि सीरीज में एन ही आया, सीरीज में क्या आया था, बट पैरेलल में सीरीज में आर इक्विवेलेंट एन आर आया और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट आएगा आर बाई एन, तो करंट आ जाएगा ई अपॉन आर बाई एन प्लस आर। अब इसमें देखो सीरीज भी है पैरेलल भी है, देखो ई ई ई ई ई कितना टाइप, एन ई और एन आर, एन ई एन आर एन ई एन आर एन ई एन आर एन ई एन आर कितना टाइप, एम टाइप्स। तो एन ई एन ई एन ई पैरेलल में तो एन ई इक्विवेलेंट तो एन ई आएगा, लेकिन एन ई सॉरी एन आर एन आर एन आर एन आर कितना टाइप, एन आर बाई है, क्या आ जाएगा, एन आर बाई पावर एंड हीट। तो बेसिकली पावर और हीट मतलब सेकंड सेक्शन में आगे हम करेंगे, पहला सेक्शन खत्म। पावर और हीट के फॉर्मूले बहुत ही सिंपल सिंपल है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर अपॉन आर या वी आई। अगर बैटरी का पावर चाहिए तो वी आई, रेजिस्टर का पावर चाहिए, बैटरी का पावर, बैटरी का पावर यार, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का निकलने वाला करंट, तो बैटरी का पावर इनपुट पावर बोलते हैं उसको, तो क्या आ जाएगा, वी आई या ई आई। इनपुट की बात करेंगे तो ई आई है ना, या वी आई भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर रेजिस्टर की बात करेंगे तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई ऐसे। तो ये हमने निकाला वैगनर बाय बैटरी, तो फॉर्मूला निकालने के लिए किया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ई आई जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है। सुन लो इधर, ई आई क्या है, बेसिकली बैटरी ने जो वर्क या बैटरी का ये है हमारा क्या बोलते हैं पावर, और ये दो दो लोगों को मिला है, छोटू आर को और बड़े आर। छोटा आर मतलब इंटरनल, तो आई स्क्वायर इंटरनल पावर, आई स्क्वायर कैपिटल आर एक्सटर्नल पावर। हमको इंटरनल मिलेगा कि एक्सटर्नल मिलेगा, एक्सटर्नल मिलेगा, बिकॉज हमने जो इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट किया है, चाहे वो बल्ब है चाहे वो हीटर है, वो एक्सटर्नली किया, तो हमको आई स्क्वायर छोटा आर नहीं, आई स्क्वायर बड़ा आर एज आउटपुट मिलेगा। और आई का फॉर्मूला ई अपॉन आर प्लस आर से आर, इंटरनली तो लॉस हो गई, यानी कि बैटरी जितना वर्क डन कर रही है, जितना इनपुट दे रही है, उतना सारा आपको मिलने वाला नहीं है। यही तो कैपेसिटर में भी हुआ था, कैपेसिटर में बैटरी ने वर्क किया था सीवी स्क्वायर, जिसमें से कुछ तो लॉस हो गया, हाफ सीवी स्क्वायर मिलता है, वही सेम यहाँ पर भी हो। तो ये प्रकृति का नियम, प्रकृति का नियम यही बोलता है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना रिटर्न आपको नहीं मिलता, कुछ तो लॉस होगा ही होगा। 10 चपाती खाया है तो पावर 5 चपाती का मिलता, बाकी वेस्ट चला जाता है, आपको पता है, ठीक है। यस, तो इनपुट पावर क्या हो गया, ई आई, और आउटपुट पावर क्या है, आई स्क्वायर। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, आउटपुट अपॉन इनपुट से निकाल, मतलब आउटपुट करंट, आउटपुट जो पावर रहेगा वो v इनटू आउटपुट पावर आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, और कोई दिक्कत नहीं, बेसिकली यही आपका आउटपुट पावर। तो यहाँ पर आउटपुट पावर जो निकाला तो ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस। अब ये क्या बोलते हैं, मैक्सिमम आउटपुट पावर कब आएगा, तो मैक्सिमम आउटपुट पावर यानी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो कब आता है, जब स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो, यानी कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तब मैक्सिमम पावर आउटपुट आता है। और वो मैक्सिमम पावर आउटपुट आता है ई स्क्वायर अपॉन 4r, कितना आता है, ई स्क्वायर अपॉन 4r, छोटा आर की बड़ा आर, छोटा बड़ा तो इक्वली हो गया ना यार, ई स्क्वायर अपॉन 4r, मैक्सिमम पावर आता है ई स्क्वायर अपॉन 4r। हीट इन द रजिस्टर मैंने बता दिया, बेसिकली आई स्क्वायर आर की मतलब हीट निकालना है तो टी से मल्टीप्लाई। अब वी में यहाँ पे गड़बड़, बैटरी का वोल्टेज नहीं लेना है, रेजिस्टर का वोल्टेज लेना, यही दिक्कत करते हैं। हाँ, बच्चे क्या करते हैं, गधे की तरह बैटरी का वोल्टेज ले लेते, वो पूछता है ये 2 ओम का वोल्टेज, ये 2 ओम का हीट बताओ, तो वी स्क्वायर बाई आर, तो वी भी उसके लेंगे ना, अरे यार जिसका वी उसका है। और अगर पूरे सर्किट का पूछा है, पूरे सर्किट का पूछा है, यानी कि पूरे सर्किट का पावर पूछा है, तो आप ले सकते हैं पूरे सर्किट का, यानी कि पी कंप्लीट पूछा है तो वी बैटरी का ले सकते हैं, बट यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लेगा, या फिर आई बैटरी वाला लेंगे और आर किसका पूछा, पूरा पूछा है क्या, पूरा ही है,
एक का पूछा है क्या? एक है। किसका पूछा? वो पूछेगा ए सर्किट है भाई, ए दादा सर्किट है, चारों एकदम एकदम 10 वोल्ट, इसका पावर बता। इसका पावर अगर निकालना है तो करंट 20 का होगा, वोल्टेज 20 का होगा, आर 20 का होगा, आई स्क्वायर आर में आई 20 का होगा, वी स्क्वायर बाई आर में वी 20 का होगा। लेकिन पूरे सर्किट का बोलेगा तो आर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब आगे बढ़े। एमपीडीडी हम बता चुके आपको, कब आएगा मैक्सिमम पावर? स्मॉल आर और कितना आता है? e स्क्वायर। ठीक है, एफिशिएंसी जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे बढ़ती है, बट पावर का कैसा है झंझट कि आर बराबर आर, वो ग्राफ देखा था क्या आपने? हाँ, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन का, या फिर वो अपने एसी में भी देखा कि एक पर्टिकुलर ओमेगा पर ही क्या होता है, मैक्सिमम पावर आउटपुट आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वैसे ही कुछ है यहाँ पर, आर बराबर आर पर मैक्सिमम पावर आएगा, उससे कम पे भी नहीं, उससे ज्यादा, ऐसा हो जाता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाने पे एफिशिएंसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बट पावर आउटपुट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा। आर बराबर आर पर ही तो आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट। बल्ब वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बल्ब वाले क्वेश्चन का एक ही फंडा है, कोई भी बल्ब आप खरीदने जाएंगे तो दो चीजें उस पर रेटिंग लिखी हुई होती है। कौन किस चीज की रेटिंग लिखी होती है? पावर और वोल्टेज की। हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट पे आ रही है। कितने पे आ रही है? 220 वोल्ट पे। ध्यान रखना है आपको, हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो 220 वोल्ट पे आ रही है। सारे कनेक्शन किस पे किए गए हैं? पैरेलल, ताकि सबको 220 वोल्ट मिले। क्योंकि जब जब रेटिंग होगी, लैपटॉप की रेटिंग, लैपटॉप को छोड़ दो, कुछ भी लगा, बल्ब लगा है, एसी लगा है, टीवी लगा है, कुछ भी लगा है, तो सबका रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे काम करेंगे, और लिखा रहता है 50 वैट, 100 वैट, यानी कि 220 वोल्ट सप्लाई किया तो ये कितना आउटपुट देगा? 50 वैट लिखा हुआ है, तो 100 वैट लिखा हुआ तो 100 वैट का आउटपुट देगा आपको। तो अक्सर बल्ब जो होते हैं वो 50 वैट, 25 वैट, 30 वैट ऐसे आते हैं। ठीक है, तो वैसे देता है। तो उसका क्या होता है, वहां से आप रेजिस्टेंस निकाल, क्या निकाल सकते हैं वहां से? रेजिस्टेंस। और यहाँ से आप मैक्सिमम पावर भी निकाल, मतलब करंट भी निकाल। पावर तो दिखा होता है तो करंट भी निकाल। जैसे कि ये पी रेटेड है, तो पी रेटेड इज इक्वल टू वी रेटेड आई रेटेड। आई रेटेड भी होता है, आई रेटेड देते नहीं है लोग। ठीक है, तो आई रेटेड भी कैसे निकालेंगे? पी रेटेड अपॉन वी रेटेड, और हम आर भी निकाल सकते हैं। पी क्या होता है? वी स्क्वायर बाई, तो यहाँ से आर हो जाएगा वी स्क्वायर वी रेटेड का स्क्वायर अपॉन पी रेटेड। अब ये आर को वी और पी से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस केवल तीन ही चीज पे डिपेंड करता है। क्या क्या? डायमेंशन, टेम्परेचर, मटेरियल। डायमेंशन, टेम्परेचर, मटेरियल, उसको ना तो पावर से लेना देना है, ना वोल्टेज से लेना देना है, ना करंट से लेना है। यानी कि ये आर इस पे डिपेंड नहीं करता, ये हमसे क्या रहने वाला है? कहीं भी लगा दो। यानी कि बल्ब वाले प्रॉब्लम के लिए सबसे आसान तरीका है, बल्ब को रिप्लेस कर दो, किससे? रेजिस्टर। बल्ब को रेजिस्टर से रिप्लेस कर दो, सीरीज पैरेलल का कांसेप्ट लगा दो, खत्म। तो ये कभी चेंज होगा। तो अगर मैं मान लो दुबई चला गया, तो दुबई में मुझे पता चला कि उधर का जो वोल्टेज है वो है 110, यानी कि वोल्टेज कम हो। अब ये तो चेंज होगा नहीं, तो पावर को भी कम होना, यानी कि पी रेटेड हमेशा प्रोपोर्शनल है वी रेटेड, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं पी इंडिया अपॉन पी दुबई इज इक्वल टू वी इंडिया अपॉन वी दुबई का स्क्वायर। तो अगर इंडिया में आपको पावर दिया है बल्ब का, तो कहां निकाल सकते हैं? दुबई, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। तो यही यहाँ पे क्वेश्चन है। इंडिया पावर सप्लाई एसी है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, एसी यूएसए में कितनी है? 110 है। एसी तो है नहीं, डीसी ले रहे हैं अपन, तो इसको तो देखेंगे नहीं, इसको देखेंगे। यहाँ पे 220 है, वहां पे कितना है? यानी कि अपना बल्ब लेके वहां लगा, अपने बल्ब तो 220 पे जलता है, अब वहां ले जाएंगे तो वो जलेगा क्या? जलेगा तो सही, लेकिन कम आउटपुट के साथ जलेगा, यानी कि उनका जो पावर है वो क्या आएगा? कम पावर आउटपुट देगा। ठीक, और अगर अपना बल्ब, वो अपना बल्ब लेके इधर आ जाए इंडिया में, तो फूट जाएगा। इसीलिए अमेरिका के लोग इंडिया में ज्यादा उखाड़ नहीं पाते,
लेकिन इंडिया वाले लोग अमेरिका में जाके तहलका करते हैं। नहीं समझे आप? सुंदर पिचाई का नाम सुना है? हाँ, कौन है? अमेरिकन है? नहीं, इंडियन है। बट ऐसा कोई आपने सुना है कि भाई बाहर विदेश से आया हो और इंडिया में झंडा गाड़ के रखे? क्योंकि इंडिया का बल्ब अमेरिका में चलेगा बट अमेरिका का बल्ब इंडिया में नहीं चलेगा। दिस इज द प्रॉब्लम, बिकॉज उनका वोल्टेज कम है। 110 वाले वोल्टेज को 220 में कैसे चलाओगे? इसलिए उनको ना 1-2 महीना रुके ना, इंडिया का एटमोस्फियर मुझे सूट नहीं कर रहा, आई वांट टू गो बैक होम, ऐसे बोलेंगे। होता है कि नहीं होता ये, है ना? और वो लोग का क्या दिक्कत है, अपना क्या हीट ज्यादा पड़ती है, हाँ। ठीक है, वो नहाते कम है, क्योंकि उनके यहाँ क्या होता है, उनके यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो रेयरली दे टेक बाथ, रेयरली। पानी से तो कभी कभी, समझ रहे हैं ना? पानी कहाँ है उधर? अरे पानी विदेशों में ज्यादा पानी नहीं है बेटा, ठीक है, तो उनको नहाने के लिए भी जो है कभी हवा से ही नहा लेते हैं। ये उनके पास क्या रहता है, एक शीशी आती है, शीशी क्या है? हाँ, शीशी, glass, है ना? glass. परफ्यूम, एक शीशी रहती है, वो शीशी में कुछ तो लिक्विड रहता है। व्हाट दे डू इन बाथरूम, दे विल गो बट देयर इज नो वाटर, दैट शीशी इज देयर, तो शीशी से निकालते हैं, बस ये नहाना हो गया, और थोड़ा सा शावर ले लेते हैं। सर, पानी क्यों नहीं होता? पानी उनके पास इसलिए नहीं है कि वो टॉपिक अलग है, उसके ऊपर अलग से वर्कशॉप लेना पड़ता है, तो बहुत बोलना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, आगे बढ़ेगा, ठीक है? और समय जा रहा है, समय बहुत ही, तो वही है, बल्ब वहां पे लेके गए तो क्या आउटपुट आया। अब एक चीज कंसेप्ट सीखते हैं, ये स्टैंडर्ड एग्जांपल, इसमें दो बल्ब दिए गए, दोनों का रेटिंग कितना है? 220 50, 220 25, दोनों किसमें लगे? सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है, तो पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर, एंड आर का फॉर्मूला क्या था? अभी रेटेड का स्क्वायर आपको पी राइट, बहुत सही, यानी कि पावर आउटपुट जो होगा वो आएगा आई स्क्वायर आर, राइट ना? यानी कि आई तो सेम है, तो आउटपुट पावर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? वी रेटेड है, आर का फॉर्मूला वी रेटेड का स्क्वायर तो पी रेटेड, अब वी रेटेड को सेम इन दोनों में, यानी कि पी आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी रेटेड। यानी कि जिसका रेटेड पावर ज्यादा होगा उसका आउटपुट क्या होगा, कम। किसका रेटेड पावर ज्यादा दिख रहा है, तो ये कम चमकेगा या ज्यादा? सीरीज में अगर लगाया, इसमें लगाया, तो पी आउटपुट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि मान लो एक बल्ब और लगा था 5 वेट, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस कौन देता? 5 वेट वाला, और देखो 220 220, है ना? ये तो रेटेड वोल्टेज है, टोटल कितना लगाया? 440, तो 440 में से ऐसा नहीं होगा कि इसको 220 और इसको 220 मिलेगा, किसी एक को ज्यादा मिलेगा, किसी एक को कम मिलेगा, तो क्या लगता है किसको ज्यादा मिलेगा? 35 वेट को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, यानी कि उसको 220 नहीं मिलेगा, 220 से ज्यादा मिलेगा, तो बेचारा फ्यूज जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो वही पूछा था कौन फूटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है पहला ऑप्शन? V1 फूटेगा, V2 फूटेगा, दोनों फूटेंगे, नो फूटेगा। तो फूटेगा तो वही जिसका आउटपुट पावर ज्यादा होगा, और आउटपुट पावर किसका ज्यादा होगा? जिसका रेटेड पावर कम होगा, वो ज्यादा फूटेगा, वो चमकेगा भी ज्यादा। सीरीज में, इसमें पैरेलल में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगा, वी स्क्वायर बाई आर, तो उसमें डायरेक्ट वी रेटेड की ही पावर, रेटेड पावर अलग होती है, आउटपुट पावर अलग होती है। अबे R1 R2 निकाला इसने, इतना कुछ निकाला, इतना कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पता चलता है आपको, इसको 220 से ज्यादा मिलेगा। अच्छा दोनों सेम होते तो दोनों का कितना मिल जाता? 220 220, ठीक है। अब इसमें पूछता है कि भाई ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस बताओ, कौन ज्यादा चमकेगा आइडेंटिकल बल्ब से? आइडेंटिकल बल्ब से, आइडेंटिकल बल्ब मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या है? सेम, सेम रेजिस्टेंस है, तो सेम रेजिस्टेंस है तो ज्यादा कौन चमकेगा? तो जिसमें ज्यादा करंट जाएगा, अरे P इक्वल टू I स्क्वायर, R तो सेम है ना, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जिसका करंट ज्यादा जा रहा होगा वो ज्यादा। क्या लगता है किसमें करंट ज्यादा जाएगा? जिसका, हाँ मतलब जिस इस ब्रांच का 2R है और इस ब्रांच में कितना है, तो ज्यादा करंट किसमें गया? तो ये ज्यादा चमके, और ये दोनों इक्वली चमके, तो B3 सबसे बड़ा, B1 B2 इक्वल, यस। चलो
इसमें बताओ, ये सब बल्ब है। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा करंट डायरेक्टली किसमें जा रही है, और तो V4 और V5 सबसे ज्यादा चलती है, फिर इधर बढ़ जाएगा, इसमें ज्यादा जाएगा, तो ये सबसे कम, उससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा ये, तो करंट से पैरेलल कॉम्बिनेशन का पावर। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का पावर आप डायरेक्ट याद रखो P1 प्लस P, और सीरीज कॉम्बिनेशन का 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1 अपॉन P आउट। लेकिन एक कंडीशन है, जो भी रेटेड वोल्टेज है वही बैटरी का वोल्टेज। मान लो रेटेड वोल्टेज 220, इसका भी रेटेड वोल्टेज और बैटरी का भी वोल्टेज, उसी कंडीशन में आपका P आउटपुट क्या आएगा, P1 प्लस P2। सीरीज कॉम्बिनेशन का पावर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2, यस 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2। वो भी कब आएगा, ध्यान से, जब ये रेटेड पावर किसके बराबर हो, V रेटेड, मतलब V रेटेड और V आउटपुट मतलब V सोर्स सेम हो। जैसे इसको देखिए ये कितना है, ये भी, ये भी, और ये भी, और ये दोनों सीरीज, तो 1 अपॉन P1 प्लस 1 मतलब P1 P2 अपॉन, और ये किसमें डायरेक्ट जोड़ दो, तो 30 into 60 अपॉन 30 प्लस 60 प्लस 40, समझ गए ना, ये हीट का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड एक एग्जांपल यहाँ पे आता है, if a heater takes time T1 to boil the water, another heater takes time T2 to boil the same water। बेटा आपका क्लास नहीं है इधर अभी, 4 नहीं बजे अभी। तो एक हीटर को T1 टाइम लगता है, दूसरे हीटर को T2 टाइम लगता है, और सीरीज में लगाएंगे तो टाइम लगेगा T1 प्लस T2, और पैरेलल में टाइम लगाएंगे तो लगेगा T1 T2 अपॉन T1। दो अलग अलग हीटर है, एक से किया पानी गर्म T1 टाइम लग रहा है, दूसरे से किया तो T2 टाइम लग रहा है, दोनों को सीरीज में लगाया तो T1 प्लस T2 टाइम, और दोनों को पैरेलल में लगाया तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस, ठीक है। फिर ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पे आ गया है। इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, अमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर और मीटर ब्रिज बता, ठीक है। अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, और अमीटर को सीरीज में लगाते हैं। वोल्टमीटर क्या करता है, इसको पैरेलल में लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, हाँ मतलब वो कम करंट को भी मेजर कर लेगा। कौन, गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होता है। अमीटर का, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 चाहिए, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, उसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इंफिनिटी होना चाहिए, और उसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल से, जैसे मान लो ये रजिस्टर, तो यहां लगाना अमीटर और यहां लगाना वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर पैरेलल में और अमीटर सीरीज में लगा। अमीटर का रेजिस्टेंस कितना चाहिए, आइडियल अमीटर, और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ताकि इधर से कोई करंट ना जाए, यानी कि आई भी चाहिए 0 और VA भी चाहिए 0, वोल्टेज अक्रॉस अमीटर 0, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर 0, करंट थ्रू वोल्टमीटर और रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इंफिनिटी, ताकि ये ऐसा होता है। और फिर आता है अपना गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर को भी किसमें लगाएंगे, सीरीज में ही लगाएंगे, बट वो स्मॉल स्मॉल करंट को भी मेजर कर सकता है, ज्यादा सेंसिटिव होता है, और डायरेक्शन ऑफ करंट को भी बताता है, ठीक है। तो अब देखो कन्वर्जन देख लेते हैं किसका, गैल्वेनोमीटर से आप अमीटर भी बना सकते हैं और वोल्टमीटर भी बना सकते हैं। तो ये मैंने टॉपिक डाला हुआ है, क्या टॉपिक डाला है, पढ़ो उसको। हाँ, अमीटर वोल्टमीटर तो बता दिया, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड वोल्टमीटर को समझते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आइडियल वोल्टमीटर रहा, क्या रहा, जैसे आइडियल वोल्टमीटर लगा, तो आप इसको ओपन सर्किट बनाया करते हैं। आइडियल अमीटर कैसा रहता है, आइडियल वोल्टमीटर कैसा रहता है, ओपन सर्किट, और आइडियल अमीटर रहता है क्लोज सर्किट, कंडक्टिंग वायर। अगर सर्किट में दिखाया गया है, कुछ नहीं बोला है मतलब आइडियल। अब गैल्वेनोमीटर में दो तीन चीजें होती है,
एक तो होती है आई जी, एक होती है जी। आई जी होती है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट इन गैलोमीटर, और जी होता है रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर। अब गैलोनोमीटर को अगर आपको बदलना है किसमें, अमीटर में, तो करते क्या है, गैलोनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए शंट लगा, शंट रजिस्टर, जिसको लगाते हैं पैरेलल। हाँ, और ये वो छोटा होता है, यानी कि ये शंट छोटा होगा जी से, और ये शंट का फॉर्मूला होता है आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। कैसा दिखाई देता है ये मैं बता, ये गैलोनोमीटर, तो ये लगाना है किसमें अपन को, पैरेलल, सीरीज में नहीं लगा, इसमें लगाते हैं पैरेलल। तो इधर से करंट जाता है आई जी और इधर से करंट आई माइनस, आई क्या है, अमीटर का, यानी कि जितनी करंट का आपको अमीटर डिजाइन करना, फॉर्मूला जरूर याद रखिए, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। ये शंट छोटा आएगा तो जी से बहुत छोटा आता है। अच्छा एक चीज और है, अगर वो अमीटर का रेजिस्टेंस पूछे आप, तो ये दोनों पैरेलल में, तो जीएस अपॉन जी प्लस एस, दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर। ये हो गया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। आईजी है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, आई है अमीटर का करंट, एस क्या है, शंट। शंट किस में लगाना है, पैरेलल। जी किसका रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर। अब किस में कन्वर्ट करें, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में लगा, गैल्वेनोमीटर से क्या, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में बदलना है तो इसके सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टर लगा, सीरीज में बड़ा, सीरीज में बड़ा रेजिस्टेंस लगा, और इस R का वैल्यू होता है V अपॉन आई जी माइनस, एक्चुअली यही पोर्शन वोल्ट मीटर, और इसमें ये पोर्शन पूरा है, ऐसा कर सकते हैं, यानी कि ये पूरे की जगह मीटर बना सकते हैं, और इस पूरे की जगह क्या बना सकते हैं, वोल्ट मीटर। V क्या है, जितने वोल्टेज का हमको वोल्ट मीटर डिजाइन करना है, आईजी वही है सेम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, सीरीज में बड़ा लगाना है गैल्वेनोमीटर से अमीटर के लिए, और गैल्वेनोमीटर से सॉरी गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, और गैल्वेनोमीटर से अमीटर में बनाना है तो छोटा लगाना, कहां पे लगाना है लेकिन पैरेलल। इतना से ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना, काम करना। इसका रेजिस्टेंस हमको चाहिए तो सीरीज में ले लो G प्लस R, तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस G प्लस R, अमीटर का रेजिस्टेंस GS अपॉन C प्लस X, इतने से काम बन जाता है। लास्ट टॉपिक है इसका मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इट इज बेस्ड ऑन, नहीं, इट इज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें क्या होता है, यहाँ पर 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स लगी होती है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यहाँ पर एक एस होता है, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है एस। रेजिस्टेंस बॉक्स और एक वायर होता है जिसका लेंथ कितना होता है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, और फिर यहाँ पे बैटरी बैटरी लगा दी जाती है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, यहाँ पे जोकी लगता है। जोकी को वायर के ऊपर रन किया जाता है, कब तक, जब तक कि जीरो डिफ्लेक्शन ना आ जाए। आपने क्या सीखना है मैं बताता हूँ, 4 चीजें याद रखनी है, सब 4 चीजें क्या, लेफ्ट गैप, राइट गैप, इसको बोलते हैं क्या, लेफ्ट गैप, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड, इसको क्या बोलते हैं, राइट एंड, इसको बोलते हैं लेफ्ट बैलेंसिंग लेंथ, और इसको बोलते हैं राइट बैलेंसिंग लेंथ। तो आपने करना क्या है, बस इसको जब बैलेंस होगा तो आरबी अपॉन ये वाला डिस्टेंस देखते हैं L1, S अपॉन ये वाला डिस्टेंस, और L1 प्लस L2 कितना याद रखना है, इतना ही याद रखना। अब सुनो, ये इसके प्रोपोर्शनल और ये इसके प्रोपोर्शनल, मान लो इसके सीरीज में एक और कुछ लगा है तो ये पड़ जाएगा, हाँ इसकी करस्पॉन्डिंग, यानी कि लेफ्ट एंड से बैलेंसिंग। और अगर इसके पैरेलल में कुछ लगाया, पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है घटता है, तो ये भी घटेगा, यानी कि पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट।
ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, ये घटा तो ये घटेगा, ये घटा तो ये घटेगा। पैरेलल में लगाया तो घटता है तो ये घट जाएगा, इसके पैरेलल में कुछ लगाया तो ये घट जाएगा। खोलो यही होगा, यानी कि राइट गैप वाला रेजिस्टेंस अपॉन राइट एंड वाला बैलेंसिंग लेंथ, लेफ्ट गैप वाला अपॉन लेफ्ट बैलेंसिंग। समझ गए क्या? तो ध्यान से देखेंगे तो दिस विल बी ओके। एक आधा क्वेश्चन देखते हैं तो ये देखो, इसमें डायरेक्ट मैंने ट्रिक लिख दिया है। क्या लिखा है? R left upon X left equal to R right upon X right. ये बहुत सिंपल। और टोटल सम कितना आ जाएगा? टोटल सम 100। आरसी सर्किट हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, वो टाइम नहीं बचा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू।